हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का एविडेंस एक्ट का नवा दिन है, जिसमें आज बहुत ही इम्पोर्टेंट हम सेक्शन पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली ये अगर आप देखें सेक्शन 59 और 60 है, 50 नहीं है। दो सेक्शन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और दोनों सेक्शन क्या है, ये अध्याय 4 है। ये अध्याय, इस पूरी अध्याय 4 में चैप्टर 4 जो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मौखिक साक्ष्य के विषय में बात की गई है और मौखिक साक्ष्य से संबंधित सिर्फ और सिर्फ दो धाराएं हैं पूरे एविडेंस एक्ट में। पहली है धारा 59 और फिर है 60। पहले हम देख लें 59 धारा को। बहुत इंपॉर्टेंट है। मौखिक साक्ष्य पूछा जाता है किस धारा में है, तो मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना। धारा 59 या 59 कहती है कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन से तथ्य हैं जिनको आप मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित कर सकते हैं। तो बिल्कुल एज इट इज़ आपको याद रखना है, दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे। कहने का मतलब है, दस्तावेज हो या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हो, इनकी अंतर वस्तु के अलावा आप कोई भी बात न्यायालय में मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित कर सकते हैं। अब 60वीं धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस बात को एक्सप्लेन करती है 59 को, कि 60वीं धारा कह रही है मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना ही चाहिए या होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? मौखिक साक्ष्य होना ही चाहिए का मतलब क्या है? अर्थात पहली बात, पहला पॉइंट में बताई गई है, यदि वो किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है तो वो ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य हो जो कहता है कि उसने उसे देखा है। कहने का मतलब है, कोई ऐसा साक्ष्य है जिसे देखा जा सकता है तो वही साक्षी साक्ष्य दे सकता है जिसने खुद अपनी आंखों से उस चीज़ को देखा है। दूसरी बात है, अगर वो सुने जा सकने वाला साक्ष्य है तो ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होना चाहिए जो कहता है कि उसने उसको सुना है। तीसरी बात, यदि वो किसी ऐसे तथ्य के बारे में है जिसका किसी अन्य इंद्रिय द्वारा या किसी अन्य रीत से बोध हो सकता है, सेंस हो सकता है, तो वो ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होना चाहिए जो कहता है कि उसने उसका बोध किया है, उसका सेंस किया है और उस इंद्रिय द्वारा, उस पर्टिकुलर इंद्रिय द्वारा या उस रीत से किया है। कहने का मतलब है, वही व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए न्यायालय में उपस्थित होगा जो कहेगा कि हमने इस इंद्रिय से या इस तरह से या इस रीत से हमने इस साक्ष्य को प्राप्त किया है या ऐसा मैंने महसूस किया है, तो वो खुद आके न्यायालय में साक्ष्य देगा और कोई आदमी नहीं दे सकता। चौथी और आखिरी बात, यदि वो किसी राय या उन आधारों के जिन पर वो राय धारित है बारे में है तो वो उस व्यक्ति का ही साक्ष्य होगा जो वो राय उन आधारों पर धारण करता है। अभी इससे पहले हमने आपको एक सेक्शन पढ़ाया था विशेषज्ञ के बारे में, तो विशेषज्ञों की राय या हस्तलेख से परिचित व्यक्तियों की राय या आधार अधिकार या रूढ़ी के बारे में राय, तमाम राय के बारे में भी हमने आपको पिछले टर्म पर पढ़ाया था, धारा 45 से लेकर 55 तक। तो इस तरह की अगर कोई राय है किसी भी आधार पर आधारित है तो उस राय को व्यक्त करने के लिए उस पर्टिकुलर व्यक्ति को ही अपने साक्ष्य देने के लिए न्यायालय में हाजिर होना पड़ेगा और वो बताएगा कि मैं इस आधार पर ये राय रखता हूँ और इस तरह से मेरा ये इस राय से संबंधित ये साक्ष्य है, तो ही न्यायालय उसकी राय को साक्ष्य के रूप में लेगा। मौखिक साक्ष्य की बात चल रही है। अब यहाँ पर एक परंतुक है, परंतुक को देख लें। परंतु विशेषज्ञ की राय, एक बात आई थी, हमने अभी आपको बताया था, जो विशेषज्ञ के बारे में बात हुई थी, हमने बताया था। तो जो विशेषता कुशल व्यक्ति होते हैं किसी क्षेत्र से संबंधित, क्षेत्र भी हमने बताए थे, विस्तृत पढ़ाया विशेषज्ञ के बारे में। तो कुछ विशेषज्ञ ऐसे हैं जिनकी जो राय है वो सामान्यतः विक्रय के लिए उपलब्ध पुस्तकों में व्यक्त है। तो ऐसी राय को पेश करने के लिए जहाँ पर आपको लगता है उस विशेषज्ञ को लाना बहुत खर्चीला हो जाएगा या बहुत अयुक्तियुक्त महसूस होगा या बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होगा, तो ऐसे विशेषज्ञ की उस पर्टिकुलर पुस्तक को जिसमें वो बात अभिव्यक्त की है उस विशेषज्ञ ने, तो उस पुस्तक के उस भाग को पेश करके आप क्या कर सकते हैं, उसकी राय को साबित कर सकते हैं, उसकी राय का साक्ष्य दे सकते हैं। ये बात बताई है परंतुक के बारे में। तो चूंकि ये परंतुक है इसलिए ये धारा 60 का अपवाद भी हो गया।
तो कभी कभार तो ये पूछा जाता है कि मौखिक साक्ष्य कहाँ है, किस धारा में बताए गए हैं और प्रत्यक्ष होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर ये बताइए कि मौखिक साक्ष्य के क्या कोई अपवाद भी हैं। तो हमने इस बात को भी यहीं पर मेंशन कर दिया है, अपवाद पूछ लिए जाते हैं। तो मौखिक साक्ष्य के अपवाद जो हैं स्वीकृति और संस्वीकृति हैं। उसके अलावा धारा 32 और 33 के अधीन कथन है। सारी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं। एक टर्न पर हमने स्वीकृति संस्वीकृति दोनों को पढ़ाया है। एक टर्न पर हमने धारा 32 और 33 को पढ़ाया है जस्ट पिछली धाराओं में। और फिर धारा 34, 35, 34 भी पढ़ाई है। फिर हमने 34 तथा 35 के अंतर्गत कथन या दस्तावेज जो प्रस्तुत किए जाते हैं वो भी क्या है, मौखिक साक्ष्य के प्रत्यक्ष हो सकते हैं, इसका अपवाद है। उसके अलावा धारा 6 जो रेस जेस्टे हमने पढ़ाई है वो भी क्या होता है, ये इस बात का अपवाद है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं एक दूसरे से कोरिलेट कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर बात प्रत्यक्ष रूप में वही व्यक्ति व्यक्त करे जो उस साक्ष्य से संबंधित है। तो यहाँ पर रेस जेस्टे के मामले में ये धारा जो 60 है आपकी, जो ये कहती है मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना ही चाहिए, ये फेल हो जाती है। उसके अलावा अभी हमने धारा 60 का परंतु पढ़ा है, ये भी अपवाद के रूप में। कहने का मतलब है मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना ही चाहिए, ये तो बिल्कुल सही बात है, मगर इसके कुछ अपवाद भी हैं, जिनमें से 5 अपवाद हमने आपको लिखवा दिए हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। फिर इस मौखिक साक्ष्य से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटेस्ट केस लॉ हमने आपको पढ़ा दें। 2022 का ये केस है सुप्रीम कोर्ट का। देखें ये निर्णय एग्जैक्टली है, झारखंड राज्य बनाम शैलेंद्र कुमार राय या का मतलब उर्फ पांडव राय AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। इसमें एग्जैक्टली मामला क्या है ये समझ लें। ये प्रावधान है धारा 32 और धारा 60 से संबंधित। हुआ क्या है, इसमें एक महिला है, तो इसमें क्या हुआ, महिला ने ये कथन किया था, मौखिक साक्ष्य दिया था कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, मगर बलात्कार का केस जो था मेडिकल साक्ष्य के में नहीं आया है। तो प्रश्न ये उठा कि मेडिकल साक्ष्य में नहीं आया, जबकि महिला मौखिक रूप से कह गई और कहने के बाद वो मर गई है, तो क्या उसके मौखिक कथन के आधार पर जो अपीलार्थी है, जो अपील किया है सुप्रीम कोर्ट में, उसको दोष सिद्धि जो की गई थी वो वैध थी कि नहीं थी। कहने का मतलब है एक तरफ डॉक्टर्स का मेडिकल रिपोर्ट है जो ये कह रही है कि पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं हुआ, दूसरी तरफ में जो पीड़िता है उसका मौखिक कथन है कि उसके साथ बलात्कार हुआ था। तो इस कंट्रोवर्सी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है ये आपको बात समझना है। निर्णय सार को समझ लें। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि पीड़िता का मृत्युकालिक कथन जो है दोष सिद्ध के लिए पर्याप्त है, पहली बात। दूसरी बात उसने ये कह दी कि ये महत्वहीन है कि कुछ साक्षी व पारिवारिक सदस्य पक्षद्रोही हो गए, तदनुसार विचारण न्यायालय की दोष सिद्धि का निर्णय व दंडादेश पुनर्स्थापित और दोष मुक्ति का उच्च न्यायालय का निर्णय निरस्त। कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि अगर मृतिका जो है उसने मौखिक कथन किया था कि उसके साथ बलात्कार हुआ है और उसे मार दिया गया, तो सिर्फ उसके मृत्युकालिक कथन के आधार पर जो अपीलार्थी है उसकी दोष सिद्धि वैध थी, जो कि विचारण न्यायालय ने दोष सिद्ध की थी, वो ठीक थी, वैध थी। सिर्फ आप क्या करेंगे, पीड़िता के मृत्युकालिक कथन के आधार पर दोष सिद्ध कर सकते हैं व्यक्ति को, क्योंकि वो अगर ये लगता है कि ये किसी भी संदेह से परे है। तो ऐसा ही किया विचारण न्यायालय ने और इसलिए दोष सिद्ध की, इसलिए अपीलार्थी की दोष सिद्धि को बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि उच्च न्यायालय ने निर्णय को परिवर्तित किया था, क्योंकि राहत दी थी अपीलार्थी को, तो इसलिए उच्च न्यायालय का निर्णय जो था उच्चतम न्यायालय ने बर्खास्त कर दिया, निरस्त कर दिया। उसके अलावा दूसरे पॉइंट में बताया कि बलात्कार के मामलों में पीड़िता के साक्ष्य जो कि मृत्युकालिक कथन है मेडिकल साक्ष्य पर अधिमान प्राप्त करेगा, क्योंकि मेडिकल जो साक्ष्य है ये केवल सलाहकारी प्रकृति के होते हैं, ना कि बाध्यकारी। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि जब मृत्युकालिक कथन उपलब्ध है तो मृत्युकालिक कथन पर विश्वास करना चाहिए कोर्ट को, ना कि मेडिकल रिपोर्ट पर। मेडिकल रिपोर्ट जो है वो एक तरह का सलाहकारी साक्ष्य है, वो बाध्यकारी नहीं है, जबकि मृत्युकालिक कथन बाध्यकारी साक्ष्य है। फिर तीसरी बात में सुप्रीम कोर्ट ने अपने
पॉइंट में ये भी कह दी कि जो यौन हिंसा होती है या बलात्कार के मामले होते हैं, इनमें जो 2 फिंगर टेस्ट होता है, जिसमें वजाइना में 2 उंगली डाली जाती हैं, वो टेस्ट जो होता है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 307 या 376 या 341, 448, तत्पश्चात 302, 376, 341, इन सबके परीक्षण के में जो महिला का टू फिंगर टेस्ट होता है, खास तौर से 376 के मामले में जो 2 फिंगर टेस्ट होता है, ये जो है परीक्षण पीड़िता के एकांतता और गरिमा के आधार का उल्लंघन करता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि 2 फिंगर टेस्ट भी नहीं किया जाना चाहिए महिला का। एग्जैक्टली ये यहाँ पर और जो धाराएं हमने लिखी हैं वो इसलिए लिख दी हैं कि इन धाराओं में भी, जो भारतीय दंड संहिता की धाराएं, इन धाराओं से भी संबंधित ये मामला है। तो अगर आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 376 या 341 या 448 या फिर 302, 376 या 341, 448 में यूज़ करना पड़े तो इस केस लॉ को आप यूज़ कर सकते हैं आईपीसी में भी। इस तरह से हमने अपना नंबर दे दिया है 9450770672। और उसके अलावा अगर कोई असुविधा है चैनल ढूंढने में, तो हमने चैनल दे दिया अपना @लॉ क्लासेस बाय फिरोज सर। आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा हमें कमेंट के ज़रिए आप बता सकते हैं, क्योंकि अब हम आपको थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने सीआरपीसी पूरी की पूरी सीआरपीसी 10 दिनों में दे दी थी, जो हमें लगता है बहुत तेज़ करा के दे दी थी। अब हम आपको, क्योंकि एविडेंस एक्ट थोड़ा सा टिपिकल एक्ट माना जाता है, इसीलिए आराम से पढ़ा रहे हैं। अगर कोई आपको इसमें असुविधा लग रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो हमें तुरंत आप कमेंट करें, मैसेज करें। उसके अलावा ये सारे जुडिशरी एग्ज़ाम्स जितनी भी इंडिया में होते हैं, चाहे वो PCSJ हो, HJS हो या APO हो, सबके लिए पर्याप्त है। या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे रहे हैं जैसे AIBE है या फिर LLB कर रहे हैं, तो सारे कैंडिडेट्स के लिए पर्याप्त नोट्स हैं, पर्याप्त मैटर है। और हर वीडियो में, जितने भी वीडियो आप हमारे यूट्यूब पर पाएंगे, सब में PDF अटैच्ड है। तो बेहतर तरीका ये है, पहले PDF को आप क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए, फिर आप हमारे वीडियो को देखिए, तो आपको बात पूरी और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। कोई भी असुविधा होने पर आप हमसे संपर्क करें। और ये मैटर चूँकि पूरा है, पर्याप्त है, सबके लिए है, लेटेस्ट केस लॉज के साथ है, इसलिए इस मैटर को आप अपने सारे साथियों को शेयर करिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।